सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली पर सरकार ने फिर दिखाई है मेहरबानी। रायबरेली में खुलेगी इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं की पहली यूनिवर्सिटी। रायबरेली को दूसरी सौगात मिली है नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय की। अब सवाल यह है कि क्या ये घोषणाएं दूसरे कई पिछड़े इलाकों के विकास की कीमत पर की गई हैं? सिर्फ रायबरेली ही क्यों? क्या दूसरे इलाकों को विकास का हक नहीं? चुनाव के लिए रायबरेली को चमकाने की राय दिल्ली की सत्ता में आम बन चुकी है। कांग्रेस और सत्तारूढ़ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र यूपी के रायबरेली में देश का पहला राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय खोलने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस इलाके को ये अब तक का सबसे बड़ा नजराना होगा। इस मामले में विधेयक संसद के अगले मानसून सत्र में पेश कर दिया जाएगा और इस योजना पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। महिला विश्वविद्यालय का नाम सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी के नाम पर होगा। अपने राजनीतिक जीवन के एक बड़े हिस्से में इंदिरा गांधी ने रायबरेली की अगुवाई की थी। इतना ही नहीं, रायबरेली की झोली में आई चुनावी नजराने की दूसरी सौगात है राजीव गांधी नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय। इस राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को समर्पित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए स्थापित किया जाएगा। ये पहला ऐसा मुल्क में विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उनके लिए तो लाल बहादुर शास्त्री कुछ नहीं है, उनके लिए सरदार पटेल कुछ नहीं है, उनके लिए बाकी नरसिंह राव का तो शव भी कांग्रेस दफ्तर में नहीं आ सकता। और ये कांग्रेस की राजनीति है, एक परिवार के बाहर वो देख नहीं सकते। गौरतलब है कि मिशन 2014 में जुटी कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन को जैसे तैसे बचा लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसके सभी धुरंधर फेल हो गए थे और अब आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी हर पैंतरे आजमा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में सिर्फ रायबरेली ही क्यों? विकास तो सबको चाहिए। आइए रायबरेली को अब तक मिले तोहफों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले रेलवे। पहले यहाँ लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई। कोच के पहिए के लिए अलग से रेल व्हील फैक्ट्री की घोषणा हुई। इससे पहले रायबरेली से गुजरने वाली मेल लाइन के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। लखनऊ रायबरेली रेल लाइन के दोहरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी ऊंचाहार रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम चल रहा है। वहीं कई स्टेशनों और हाल्ट पर सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाई जा रही हैं। रायबरेली को आसपास के जिलों खासकर लखनऊ से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए नई तकनीक की सड़कें बनाने का काम छिड़ चुका है। कई बैंकों खासकर स्टेट बैंक की नई शाखाओं की रायबरेली में धड़ाधड़ शुरुआत हुई है। कई विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पहले से हैं, जैसे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ही नहीं बल्कि अब तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स खोलने की भी खबर शुरू हो चुकी है। सवाल यही है कि ये रायबरेली पर ही इस तरह से तोहफों की बरसात क्यों हो रही है? बाकी जगहों, बाकी इलाकों का क्या? हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ देर में बीजेपी से नलिन कोहली भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। अजीत जोगी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सर, 2004 में जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई तब से लेकर अब तक 13 बिग टिकट प्रोजेक्ट्स अकेले रायबरेली के लिए आपकी सरकार ने अनाउंस किए हैं। उसमें ये 2 विश्वविद्यालय जो नए हैं इनको भी जोड़ दीजिए। सवाल ये उठता है, इतने सारे प्रोजेक्ट सिर्फ रायबरेली के लिए क्यों? इतनी ज्यादा मेहरबानी रायबरेली पर क्यों? मैं आग्रह करना चाहता हूं कि रायबरेली कार्य क्षेत्र रहा है देश की 2 महान विभूतियों का, जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, अपनी जान दी। इंदिरा जी की हत्या हुई देश के लिए, देश की एकता क्षमता के लिए उनकी हत्या हुई। अगर उनको याद करके उनके स्मरण में वहाँ
महिला विश्वविद्यालय खोला गया है तो हम सबको खुश होना चाहिए। उसी तरह से राजीव जी ने, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया देश के लिए। वो खुद पायलट थे, उनको विमान उड़ाने का शौक था, विमान उड़ाने का कार्य वो कर चुके थे। उनके नाम से अगर सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खुल रही है तो ये खुशी की बात है, इसको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर रायबरेली में भी तो लोग रहते हैं, 25-30 लाख लोग हैं, उनका भी तो अधिकार बनता है। लेकिन सर, रायबरेली के अलावा लोग देश के और अलग अलग इलाकों में भी तो रहते हैं। सोनिया जी, मुझे मैं एक तर्क और दे लूं, उसके बाद इसका जवाब दूंगा। सोनिया जी का क्षेत्र है, अगर वहां ये काम नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कि देश की सर्वोच्च महिला का कार्य क्षेत्र है, वहां कुछ नहीं हो रहा। और अगर होगा तो आप कहेंगे कि ज्यादा हो रहा है। सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करा सकें। यदि मैं मुख्यमंत्री था और अपने क्षेत्र में काम नहीं कराता तो लोग ये कहते कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो के इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। अगर आज वो यूपीए की चेयरपर्सन हैं और उनके क्षेत्र में काम नहीं होगा तो किसके क्षेत्र में काम होगा? मैं आपसे सहमत हूं, सब जगह काम होना चाहिए, सब जगह इस तरह की चेष्टा होनी चाहिए, पर यह सब इस पर निर्भर करता है कि वहां का सांसद, वहां का एमएलए, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के लिए कितनी ताकत लगाते हैं और कितनी ताकत। लेकिन अजीत जोगी जी, ऐसा लग रहा है कि केंद्र की सारी ताकत रायबरेली पर ही लग रही है। कांग्रेस पार्टी से और भी कई सांसद आते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम इतने सारे तोहफों की बरसात होते हुए नहीं सुनते। मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में नलिन कोहली भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। नलिन, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की इस वक्त सरकार है उत्तर प्रदेश में। गौरव भाटिया जी, क्या रायबरेली पर खास तौर पर एक के बाद एक इन तोहफों की बरसात हो रही है? रेल कोच फैक्ट्री, फिर पहिया फैक्ट्री, विश्वविद्यालय, उसको मेन सड़क मार्ग से जोड़ना, लखनऊ से जोड़ना, वहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई, शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो रायबरेली की विकास की लिस्ट में शामिल ना हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि चुनाव पास आ गया है और ये हमेशा से देखा गया कि कांग्रेस को भी अमेठी और रायबरेली की याद तभी आती है जब इलेक्शन पास में होता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में क्योंकि जो यहाँ के सांसद थे उन्होंने काम नहीं किया था, इसीलिए जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया और असेंबली सीटें वो सारी अमेठी में भी हारे और रायबरेली में भी उनका बुरा हाल हुआ। और अगर कुछ वो करना ही चाहते हैं तो वो रायबरेली और अमेठी के लिए भी करें, लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनके लिए भी करें। हमारी सरकार ने 1 साल में वहां इनके जो 9 साल से रहे हैं उनसे ज्यादा काम किया। जो भी वहां पे दिक्कतें थी वह प्रदेश सरकार ने काम किया। तो ठीक है, आप रायबरेली को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन के टाइम ही उन्हें क्यों याद आती है रायबरेली? चलिए, इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। गौरव जी दे पाएंगे। अजीत जी, ये रायबरेली की याद चुनाव से पहले ही क्यों आती है? देखिए भाटिया जी हमारे मित्र हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव के पहले ही रायबरेली में काम नहीं हो रहा है। लोगों की जो अभी शिकायत हमारे सामने आ रही है वो ये कि रायबरेली में लगातार इतने काम क्यों हो रहे हैं, केवल चुनाव के पहले नहीं है। अभी इसी टेलीविजन पर हम लोगों ने देखा सुना कि रायबरेली में कितने ज्यादा काम हुए हैं। प्रारंभ से लेके अंत तक रेलवे कोच फैक्ट्री बनी है, दूसरे बहुत से काम हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। तो सर, इसका धन्यवाद तो आपको फिर देना चाहिए मायावती की सरकार को और अखिलेश यादव की सरकार को। आपको धन्यवाद देना चाहिए अजीत जोगी जी फिर तो इन चीजों के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का भी तो चाहिए ना सहयोग इसमें। नहीं, बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं। 24 घंटे वहां बिजली दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मायावती जी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, उनके समय भी उनके क्षेत्र का ख्याल रखा गया। जिसने कार्य किया उसको धन्यवाद देने में हम क्यों पीछे रहे? चलिए ठीक है, कितना विकास हुआ है, रायबरेली की तस्वीर कितनी बदली अजीत जोगी जी, उस पर हम आगे आएंगे। नलिन, लेकिन सवाल ये कि क्या रायबरेली की को जो तोहफे दिए जा रहे हैं क्या वो बाकी क्षेत्रों के विकास की कीमत पर हो रहा है रायबरेली में काम?
ये बिल्कुल गलत है। नेहा जी, ऐसे दूसरे क्षेत्र की कीमत पर नहीं हो रहा, दूसरे क्षेत्र का जो क्लेब है वो वहाँ मुझे तो आश्चर्य होता है। एक तरफ अजीत जोगी जी, नलिन कोहली जी को सुन लेते हैं। पूरे देश के साथ बराबरी से अजीत जोगी जी, नलिन कोहली जी को सुन लेते हैं। मैं अपनी बात कर लूं, बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूं मैं अपनी बात तो रख लूं अजीत जी। अच्छा। बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूं मैं, बड़े आराम से सुन रहा हूं। तो मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि देश में कहीं पर भी विकास हो, ये अच्छी बात है। विश्वविद्यालय बने, कारखाने आए, कुछ भी हो, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिनको हम लोग मतलब कांग्रेस पार्टी जो है देश के बहुत ऊंचे बड़े नेता मानते हैं, लोकप्रिय नेता मानते हैं, उन लोगों की सोच तो पूरे देश के लिए होनी चाहिए। अगर वो कारखाना रायबरेली के बाहर करे या विश्वविद्यालय करे तो उनको लाभ मिलना चाहिए। लोकप्रिय सिर्फ वही मात्र अपने क्षेत्र तक क्यों सीमित? आजकल में ही न्यूज़पेपर में आया था कि रायबरेली में कोच फैक्ट्री में लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे और वहां पर कमी है स्कूलों की, तो आज शायद विश्वविद्यालय का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। दूसरी बात यह है कि इसी सरकार ने 9 साल में, कांग्रेस सरकार ने एक नॉलेज कमीशन आया था जिसने कहा था, सैम पिट्रोडा जी ने राजीव गांधी जी के साथ बहुत लगे थे, राहुल गांधी जी के साथ लगे रहे हैं, उनको तो यूपी चुनाव में भी बहुत घुमाया था राहुल जी ने। तो उन्होंने कहा 1000 यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है। तो अभी तक 1000 यूनिवर्सिटीज का प्लान 9 साल में तो हमने सुना नहीं नॉलेज कमीशन पे। चुनाव के आते आते उन्होंने विश्वविद्यालय की अनाउंसमेंट कर दी। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को देश के लिए सोचना चाहिए। सरकार देश की होते हैं, अगर इनके इतने लोकप्रिय नेता तो उनकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। किसी एक क्षेत्र के फायदे में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कहीं, मतलब यहां तो मतलब पूरे देश की बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक राजनीतिक सोच की दृष्टि से की जा रही है। इसको डेवलपमेंट की दृष्टि से केवल देखा जाए तो मैं मानता हूं संकीर्ण होगा। उन्होंने थोड़ी बहुत राजनीति की है, हो सकता है वो अपनी बात को अपना अधिकार माने। जी अजीत जोगी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं नलिन जी से बहुत ज्यादा सहमत हूं। हमें पूरे देश के प्रति न्याय करना चाहिए। रायबरेली में काम हो रहा है, इस पर नलिन जी को भी आपत्ति नहीं है, इससे मैं बहुत खुश हूं। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ काम हो, ये इस बात का तो सवाल है ना सर कि रायबरेली में ही क्यों हो रहा है? हमारे नहीं, पर उन्होंने एक और दूसरी अच्छी बात कही जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो देश के बड़े नेता होते हैं उनको पूरे देश का ख्याल करना। मुझे लगता है मैं सोनिया जी के प्रति पूरी जवाबदारी से कह सकता हूँ। निकाल रहे हैं, मैंने कहा ये जो है रायबरेली का भी अगर फायदा होता तो अगर पूरे देश तो के साथ होता, आप जब देश आपकी बात का गलत केवल रायबरेली पे काम होता है तो फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अजीत जी वही कह रहा हूं नलिन जी, आपने कहा कि जो देश का बड़ा नेता होता है उसको पूरे देश का ख्याल रखना चाहिए, अपने क्षेत्र का नहीं। उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी गौरव जी, मैं आती हूं आपके पास। मैं पूरी जवाबदारी से ये कह सकता हूं कि वो पूरे देश का ख्याल रखती हैं। मैं छत्तीसगढ़ के एक ट्राइबल इलाके का एमएलए हूं। मेरे क्षेत्र में मुझे एक एकलव्य विद्यालय की जरूरत थी। मैंने सोनिया जी से अनुरोध किया, उन्होंने तत्काल किशोर चंद्र देव जी से कहा और किशोर चंद्र देव जी ने तत्काल वो मुझे स्वीकृत करके दिया। इसका मतलब एक आदिवासी क्षेत्र का भी वो इतना ध्यान रखती हैं जितना वो अपने क्षेत्र का ध्यान रखती हैं। ठीक है जी जोगी जी, आपने कहा कि आदिवासी क्षेत्र हो या रायबरेली हो, सबका ध्यान रखा जाता है। नलिन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गौरव, फिर ऐसा क्यों है कि अगर हम मैप देखें तो उसमें रायबरेली जितना प्रोमिनेंटली दिखाई देता है और जितने प्रोग्राम्स वहां के लिए अनाउंस होते हैं उतने छत्तीसगढ़ के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या आदिवासी इलाके के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलते हमें? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, उसके लिए प्रोजेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं और उसका समय जो है वो बहुत ध्यान देना की जरूरत है कि इलेक्शन के पास ही ये वादे जो है किए जाते हैं और वादे भी रह जाते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि रेल कोच फैक्ट्री के लिए हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से उनकी मदद करी और रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना में अपना जिम्मेदाराना रोल निभाया। अदरवाइज बसपा के रेजिम में यही कांग्रेस घोषणा करके 5 साल तक कोशिश करती रही और रेल कोच फैक्ट्री नहीं आ पाई थी। और इसी के साथ जैसा कि नलिन जी कह रहे थे कि जितने भी बड़े राष्ट्रीय नेता हैं इनको राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए।
ऐसी पॉलिसी लागू करनी चाहिए, केंद्र में इनकी सरकार है जिससे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हित हो, ना कि केवल सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हित हो। इनको करारी हार असेंबली में मिली थी क्योंकि काम वहां नहीं हुआ था। रायबरेली कोई जा सकता है, वहां बदहाल था, और अब जब प्रदेश की सरकार वहां काम कर रही है तो सुधार आ रहे हैं। ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने सालों से रही है। जी नलिन, आपने कहा कि चुनाव से पहले की ये रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, जो गौरव भाटिया भी कह रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी नलिन, इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कांग्रेस पार्टी को, एक के बाद एक जिस तरह से प्रोजेक्ट्स रायबरेली के लिए अनाउंस हुए हैं? देखिए, ऐसा है, देश में 543 कंस्टिट्यूंसी हैं लोकसभा की, और उसमें कांग्रेस अभी 201 पे है, 206 पे है शायद, जहां तक मुझे याद है। तो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि वो 543 में रायबरेली और अमेठी मात्र 2 कंस्टिट्यूंसी हैं। तो देश में जिस प्रकार का काम कांग्रेस सरकार ने किया है केंद्र में, वो पूरा दर्शाएगा और देश की जनता उसके बाद तय करेगी। मात्र रायबरेली में यूनिवर्सिटी आने से पूरा देश उस पर एक किस्म से हर्षित हो जाए तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि देश में अगर आज जो है महंगाई को लेकर चर्चा है, भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा है, कितने मुद्दे हैं, अगर सरकार की मतलब सोच अगर जो है नहीं कर पा रहे, स्कैम्स आ रहे हैं, इतनी चीजें हैं, तो ये सब जो है और ये सारे जब जनता के समक्ष आती है तो जनता अपना फिर निर्देश सुनाती है, जनता अपना जनहित के माध्यम से बताती है कौन नेता चुना जाएगा, कौन हारेगा। तो ये जो है सिर्फ वहां पर यूनिवर्सिटी करने के लिए वो उनकी कंस्टिट्यूंसी की सोच है। नहीं, लेकिन नलिन सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की घोषणाएं जो है क्या वो रायबरेली की जनता को भी लुभाने में कामयाब हुई है? अजीत जोगी जी, मेरा सवाल आपसे यही है सर कि आपने कहा कि लगातार रायबरेली के साथ ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है, बड़े नेता रायबरेली के साथ जुड़े, उन्होंने लोगों के लिए शुरुआत से ही काम किया है। यूपीए सरकार 2004 से सत्ता में आई, 13 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, 2 उसमें ये और जोड़ दीजिए। बावजूद उसके क्या वजह है कि पिछले जो असेंबली इलेक्शंस रहे उत्तर प्रदेश के, जिसका जिक्र गौरव भाटिया भी कर रहे थे, वहां रायबरेली की 5 सीटें जो थी, 1 सीट आपकी झोली में नहीं आई सर, सबकी सब समाजवादी पार्टी की झोली में गई। देखिए, मैं चुनाव के परिणाम पर टिप्पणी ना करके इतना जरूर कहना चाहता हूं प्रारंभ में ही कि रायबरेली और अमेठी की जनता भी इस कार्यक्रम को देख रही है। उनको जब ये लगेगा कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई उसके खिलाफ बोल रहा, कोई विरोध में बोल रहा। 2012 तक उन्हें ये समझ नहीं आया, पिछले साल तक अगर ये स्थिति नहीं बदली है अजीत जोगी जी कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली की जनता को ही नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या क्या कर रही है। देखिए, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव मैं मानता हूं स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, लोकसभा के चुनाव केंद्रीय मुद्दे पर होते हैं। दोनों बार मुद्दे बिल्कुल बदल जाते हैं। विधानसभा का क्या रिजल्ट रहा रायबरेली में या अमेठी में, उस बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं वहां की अगर सांसद आदरणीय सोनिया जी हैं, वहां के सांसद हमारे राहुल जी हैं, तो उनको पूरा हक है कि अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी संभव हो वो कराना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं कि इससे ज्यादा भी वो कराते रहें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। अजीत जी, आपकी बात पर नलिन प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी नलिन। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी लैड्स, मतलब वो एमपी के हर जगह अपने कंस्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए हर साल पैसे मिलते हैं, और 5 साल में कोई कम पैसे नहीं होते, उससे डेवलपमेंट होता है, विकास किया जा सकता है। तो वो जो एक काम होता है वो एमपी के लिए ये, अगर हम सिर्फ ये देखें कि सिर्फ रायबरेली में, जैसे अब मैंने कहा 1000 यूनिवर्सिटीज की बात की थी नॉलेज कमीशन ने, यदि सरकार को जैसे शिक्षा के प्रति अच्छी सोच रखनी है तो वो हर कंस्टिट्यूंसी में 543 ऐसे हमारे लोकसभा के क्षेत्र है, हर में एक यूनिवर्सिटी कर देती, विश्वविद्यालय करती, तो देश में कई चीजें हो जाती। 9 साल से सरकार है, कोई 9 साल कम समय नहीं होता। वैसे ही रेल कोच फैक्ट्री की बात की है तो मैं मानता हूं कि 543 कारखाने हर कंस्टिट्यूंसी में खुलते तो देश का विकास होता। आज तो मैन्युफैक्चरिंग दर भी इस देश का घटता जा रहा है लगातार। तो मतलब इसको आप देश के विकास से ना, ये उनकी अपनी सोच है कंस्टिट्यूंसी का, और शायद इसमें कुछ सच होगा
कि जहां पर इनका चुनाव पिछले यूपी के चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उसको लेके चिंता हो सकती है, ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि उनको भी अपना चुनाव जीतना है, तो शायद चिंता की बात। चलिए यही सवाल जो है मैं गौरव भाटिया जी से पूछ लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन उसके साथ ही जो सवाल नलिन ने उठाया कि विधानसभा चुनावों में रायबरेली से रिजल्ट जो था वो आशा के अनुकूल नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, तो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं वहां जमीन को दुरुस्त करने की कोशिश है ये, जिसके चलते ये सारे काम हो रहे हैं। इनकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब घोषणाएं, चाहे वो रायबरेली की कोच फैक्ट्री, सिक्योरिटी बिल हो, बिना प्रिपरेशन के लिए लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस ले आया जाएगा, तो ये सब दिखाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो वोटरों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लुभाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जमीन पे कार्य नहीं किया हुआ है। और आज का वोटर जो है बहुत समझदार है, वो टीवी से, इंटरनेट से, हर तरह से कनेक्टेड है। वो भी देखता है कि जब 5 साल कोई काम नहीं हुआ और आखिरी में घोषणा हो रही है तो ये हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो ऐसी किसी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और इसीलिए ये देखा गया कि जब अमेठी में सारी सीटें कांग्रेस हार गई, तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि विधायिका का चुनाव अलग है और लोकसभा का अलग है। पांचों हार जाना एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये एक बहुत कड़ा संदेश देता है, जिसको शायद कांग्रेस के नेता नहीं पढ़ पा रहे हैं। समय उन्हें बता देगा कि उन्होंने क्या गलतियां करी और जनता जो है उन्हें जरूर जवाब देगी। अजीत जोगी जी, ये चुनाव से पहले अपनी जमीन दुरुस्त करने की कोशिश है क्या? ये देखिए, चुनाव से जोड़कर किसी भी चीज को देखना गलत भी है, सही भी है। हम 5 साल अपने लोगों के लिए काम करते हैं, तो हमारे अंदर ही, चाहे वो चुनाव के बाद पहले दिन हम कोई काम करें, हमारे अंदर एक विचार हमेशा रहता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारी जनता को पसंद आएगा तो वोट देते समय इसको ध्यान में रखेगी। तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितने कार्य किए जाते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका चुनाव से तो संबंध है। लेकिन अजीत जी, ये जो काम है ना, विकास के जो काम है रायबरेली के, सर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वक्त मेरे पास कम, एक छोटे से सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। प्लानिंग कमीशन के आंकड़े ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, अगर उनकी बात की जाए, पिछड़े जिलों में रायबरेली का नाम आता है और उसमें तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, रायबरेली में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स की भी बात करें, कई बच्चे ऐसे हैं 6 साल तक की उम्र के जिनको टीकाकरण जिनका नहीं हुआ है। ऐसी कई पैरामीटर्स हैं जिस पर रायबरेली बहुत पीछे है। तो सवाल तो उठेगा ना कि सोनिया गांधी का ये संसदीय क्षेत्र, कांग्रेस पार्टी की विशेष कृपा इस पर रही है, या ये इतना बैकवर्ड क्यों है? यहाँ के लोग इतने त्रस्त क्यों हैं? देखिए, आपने वही जवाब दे दिया जो जवाब मैं देना चाहता था। अगर रायबरेली इतना पिछड़ा है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि रायबरेली पिछड़ा हुआ जिला है और वास्तव में पिछड़ा हुआ है। मैं लगभग हर 3-4 साल में एक बार तो जरूर रायबरेली जाता हूं, इसलिए जानता हूं, जाता हूं इसलिए जानता हूं कि रायबरेली बहुत ज्यादा प्रगतिशील और प्रगति कर चुका जिला नहीं है, और इसीलिए वहां आवश्यकता है कि वहां यूनिवर्सिटी खोली जाए, वहाँ कोच फैक्ट्री खोली जाए। और इसीलिए नलिन इस पर मुस्कुरा रहे हैं। नलिन, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर मुझे ये प्रोग्राम यही समाप्त करना होगा। जी नलिन, वो अगर पिछड़ा हुआ जिला है, सोनिया गांधी अब तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ी रही है, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, विश्वविद्यालय खोलकर हो जाएगा। हम इस बात को अपना रहे हैं कि उनके सबसे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का क्षेत्र इतना बैकवर्ड रहा है, तो मतलब जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बैकवर्ड के, उनसे कैसे अपेक्षा रख सकती कि देश जो है फलेगा फूलेगा। शायद देश की हालत आज इसीलिए हमें ऐसी दिख रही है क्योंकि वो रायबरेली से ही कहानी शुरू हो गई है। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बना हुआ है कि तोहफों की बरसात सिर्फ रायबरेली पर ही क्यों? रायबरेली की स्थिति तो कुछ खास नहीं सुधर रही, लेकिन क्या ये जो भी इंसेंटिव्स रायबरेली को दिए जा रहे हैं, क्या बाकी क्षेत्रों की कीमत पर है?